हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्लास 10th की क्लास में। आज हम ज्योग्राफी की क्लास में देखेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, संसाधन एवं विकास। तो इसमें जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि संसाधन होता क्या है। तो संसाधन वो चीजें जिसका हम प्रयोग करते हैं, जो हमें पहले से उपलब्ध है प्रकृति में। उसमें देखेंगे कि जैसे पर्यावरण में डेफिनेशन से हम देखें, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे तथा प्रौद्योगिकी के उपलब्ध हो। अब प्रौद्योगिकी से देखना है, इसमें क्या है कि जैसे पर्यावरण में उपलब्ध कोई भी चीज है वो पर्यावरण में पहले से उपलब्ध है। हम अगर उदाहरण के तौर पर देख लें, जैसे किसी अनाज को ले लें या कोई भी वस्तु, मान लीजिए चावल है, तो चावल है तो चावल से कई तरह के व्यंजन बनते हैं, इडली बनती है, डोसा बनता है। लेकिन उसको हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा पहले। जैसे चावल है, अगर वो खेत में खड़ा है, हम उसका यूज नहीं कर पाए तो वो प्रौद्योगिकी के रूप में वो संसाधन पूरी तरह से उसका उपयोग नहीं होगा। मान लीजिए जैसे गेहूं है, तो गेहूं को जब हम पीसते हैं, उसको आटा बनाते हैं, उसके बाद उसको भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं, खाने योग्य बनाया जाता है। तो उसी से अब हम जैसे देखें, मानव स्वयं, इसका संबंध मनुष्य से ही है। मनुष्य जो इसको कन्वर्ट करता है प्रौद्योगिकी के द्वारा। जो अगला पॉइंट, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर सकता है। इसका मतलब समझे कि जो भी संसाधन है, मतलब जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों में हमें क्या करना है कि उसको परिवर्तित करके और मनुष्य के योग्य बनाया जाना, वही संसाधन कहलाता है। कि जैसे कि कोई भी वस्तु हो, कोई खनिज पदार्थ ले लें, कोई मेटल ले लें, तो उसको जो उपयोग करके जो धातुओं को और उसके आभूषण बनाए जाते हैं, मशीनें बनाई जाती हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो संसाधनों को कितने रूपों में बांटा जाया है उसको हम देखेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण, अगर संसाधनों को बांट दिया गया अलग अलग आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर, मतलब कैसे जो पाए जाते हैं, उत्पत्ति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन। जैव संसाधन जैसे कि सजीव चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। कि जैव से देख लें, जो भी जीव हैं पृथ्वी पर, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, जो सजीव हैं, मतलब जिनमें जीवन है। यहाँ से हम देखें जो सजीव हैं वो सब क्या होंगे, जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और फिर अजैव संसाधन, इसका दूसरा भाग है। अजैव संसाधन से मतलब है निर्जीव वस्तुओं से बने हुए चीजें जो भी है, जैसे पत्थर हुआ, चट्टाने हुई, लकड़ी हुई, सूखी लकड़ी। जो जैसे मान लीजिए पौधा है, तो वो पौधा और पेड़ उसमें जैव में आ सकता है, क्योंकि वनस्पति में जब तक वो हरा है। और अगर लकड़ी वृक्ष से कट गई, कोई मेज है, टेबल है, ऐसी जो निर्जीव वस्तु है, तो वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगी। अब इसको हम आगे वाले पोर्शन में देखते हैं। समाप्यता के आधार पर इसमें क्या होता है, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन के अंतर्गत क्या आता है कि वे वस्तुएं या वे उपयोग करने वाली चीजें जिनका पुनः हम निर्माण कर सकते हैं, मनुष्य के द्वारा किया जा सकता है। इन संसाधनों के अंतर्गत आएगा जैसे सौर ऊर्जा, मतलब इसमें हम देखें जैसे गुजरात वाले क्षेत्र में तो वायु, पवन ऊर्जा, पवन के द्वारा जो बिजली उत्पादित होती है, और जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसको एक बार खत्म होने के बाद फिर से बनाया जा सकता है। अगर हम जल से बिजली का प्रयोग करते हैं तो उसको पुनः बना सकते हैं। जैसे वायु पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा के द्वारा हम बिजली का प्रयोग करके उसको पुनः वायु के द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब जिनका हम प्रयोग कर लें तो वो नवीकरण संसाधन होते हैं।
और फिर हम दूसरा देखते हैं अनवीकरण संसाधन। इसके अंतर्गत वही संसाधन आएंगे कि जिनको एक बार उपयोग कर ले, या फिर उसमें ऐसे देख लें, जैसे मान लो नवीकरण में आता है, इसको एक और कहते हैं पुनः प्राप्त संसाधन, जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो अनवीकरण का है कि जिसको जल्दी से आसानी से प्राप्त ना किया जा सके। जैसे इसमें आता है जीवाश्म ईंधन, जो लाखों वर्ष के बाद बनता है। तो और पेट्रोलियम है कि वो एक बार अगर हमने उसका यूज कर लिया तो उसको हम पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। पेट्रोलियम है, गैस हुई, जो भी है। और जैसे हम मान लीजिए कोई संसाधन उसका उपयोग कर रहे हैं, कहीं से निकाल रहे हैं, इसमें कुछ खनिज पदार्थ भी आते हैं, जैसे हमने जो निकाल लिया और जो समाप्त होता जाएगा, एक समय आएगा कि वो चीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो उसके हमें नए सूत्र इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन इसको हम पुनः बना सकते हैं, जैसे जल से बिजली बना सकते हैं, वायु से भी बिजली बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। अब ये जो संसाधन है वो स्वामित्व के आधार पर कैसे बटा है उसको हम देखें। जैसे व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय भंडार। तो इसमें व्यक्तिगत में क्या आता है? व्यक्तिगत में हम देखेंगे जैसा कि माना जाता है कि व्यक्ति के जिस पर उसका स्वयं का अधिकार हो। स्वयं का मतलब कि जैसे खेत हुए, या किसी मनुष्य की खुद की उसकी संपत्ति है, उसकी जमीन है, उसका मकान है, उसके द्वारा बनाए कुएं तालाब है, वो व्यक्तिगत होगा क्योंकि उस पर उसका स्वयं का अधिकार है। इसका एक और भी उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए कोई किसान है, उसका खेत है, उस खेत में उसने एक कुआं बना लिया तो वो उसका व्यक्तिगत कहलाएगा। उसमें उसने तालाब बना दिया, वो भी उसका व्यक्तिगत होगा। मतलब जो पूंजी व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है, तो जिस पर उसका पूरी तरह से अधिकार हो, वो व्यक्तिगत संसाधन के तौर पर आते हैं। इसमें कुछ कारखाने और भी संसाधन आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं सामुदायिक संसाधन। इसके अंतर्गत क्या आता है कि सामुदायिक मतलब जो सबके लिए हो। जैसे कि गांव में होते हैं जो कुछ ऐसे कुएं होते हैं कि जो सार्वजनिक होते हैं, नलकूप हो गए, तालाब भी होते हैं कुछ गांव में कि अलग से, जैसे बांध हो गया, डैम इसमें आ सकते हैं। और भी इसमें हम देखें शमशान घाट पर, कब्रिस्तान पर सबका अधिकार होता है। ये व्यक्तिगत नहीं हो सकते। तो सामुदायिक जैसे सरकारी अस्पताल है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर हम देखेंगे जो राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन ये एक बहुत बड़ा रूप है। मतलब भारत में या किसी भी राष्ट्र में आने वाले जो भी खनिज संपदा सारी चीजें हैं वो सब किसमें आएंगे? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की चीजें भी उसमें जरूरत पड़ने पर, आपातकालीन स्थिति में या गवर्नमेंट को जरूरत है, उसमें देखते हैं कि वो भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ सकती है संपदा के। वो हम देखेंगे जैसे उदाहरण के तौर पर। मान लीजिए रेलवे लाइन डलना है, या कहीं पे डैम होना है, सड़क डलनी है। जैसे रेल लाइन हुई, सड़क हुई, अगर ये जो मनुष्य के या समाज के फायदे के लिए जो भी चीजें आती हैं, उसमें क्या होता है, उसका हम यूज कर सकते हैं। सरकार उसकी जमीन का निजीकरण कर सकती है। मान लीजिए किसी की जमीन है और वहां से रेलवे लाइन निकलनी है, तो वो उस पर अधिग्रहण, भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। इसी तरह से सड़क, मान लीजिए कि 4 लाइन हाईवे कोई निकलना है, तो उस पर वो निश्चित ही उसका वो कर लेंगे, उसका अधिग्रहण गवर्नमेंट कर सकती है। इसको फिर हम देखते हैं, इसमें और भी आता है, इसमें समुद्री मार्ग भी आता है। जैसे मान लीजिए भारत में जो समुद्री सीमा है वो कहाँ तक लगी हुई है कि इस भाग पर, जैसे यहाँ पर आपका कौन सा है,
अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो भारत में समुद्री सीमा जो लगी हुई है, जैसे हम देख लें कि इसमें क्या होता है कि 12 मील तक ये पूरी सीमा, ये हम देख लें, मान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है ये समुद्री क्षेत्र, इसमें 12 मील, 12 मील तक की जो समुद्री सीमा है वो उस देश के अंतर्गत आती है। तो 12 किलोमीटर में जो भी खनिज संपदा निकलेगी, मान लीजिए कि जैसे पेट्रोलियम निकला या हीरे मोती निकलते हैं जैसे समुद्र से, उसके अंतर्गत जो जो चीजें आएंगी, जो द्वीप आएंगे 12 मील के अंतर्गत, वो सब किसकी कहलाएंगे, उसी देश की सीमा के जहां से वो लगी हुई है। तो ये 12 मील तक उस देश का उस पर अधिकार होता है। इसको हम कन्वर्ट करें तो 1 मील में होता है 1600 मीटर। 1 मील बराबर 1600 मीटर। तो ऐसे आप देख लें कि 12 मील में कितने होते, लगभग 20-22 किलोमीटर होता होगा। तो ये सारी जो संसाधन हैं जो समुद्री सीमा के 12 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं, वो भी उसी देश की संपदा कहलाएगी। तो हमने देखा राष्ट्रीय संसाधन हो गए। अब इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय इसमें भी होते हैं कि इसमें जैसे कुछ संस्थाएं जो समुदाय होते हैं देशों पर बड़े बड़े बनी, उसमें 200 मील का होता है। तो 200 मील तक क्या होता है कि समुद्री सीमा में वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसके लिए जो परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए अलग से देशों से परमिशन उस सीमा के। तो इस तरह से इसको बांटा गया है। अब जो है हमारा बचा इसमें भंडारण। भंडारण होता क्या है, भंडारण के अंतर्गत वे संपदाएं जो हमारे पास हैं लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे देखें कि उसका हमें नॉलेज नहीं है, कहें कि पानी है, तो जैसे आपको पता है कि जल में 2 अणुओं से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन एक एनर्जी है और उसका प्रयोग करके भी ऊर्जा का संसाधन कर सकते हैं। तो हो सकता है भविष्य में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि हाइड्रोजन से भी गैस से गाड़ी चलने लगे, कुछ उसका यूज होने लगे। तो अभी ये है हमारे पास लेकिन इसका हमें पता नहीं है। तो इस तरह की भी जो संसाधन है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे स्वामित्व के आधार पर आपका हो गया है। फिर हम देखेंगे विकास के स्तर पर। विकास के स्तर पे भी इसको कुछ अलग अलग बांटा गया है।